Yes, till now what we have covered is, we have covered with self-occupied property, the property where we live. Then second we have done is let out property, the property that we have given on rent. उसके बाद अगर मेरे पास दो से ज्यादा, एक से ज्यादा घर खुद के रहने के लिए है, दो या उससे ज्यादा घर है और मैं सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रही हूँ, तो दिस इज नॉट अलाउड। मुझे कोई भी एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना पड़ेगा और बाकी के घर मुझे डीम्ड टू बी लेट आउट दिखाने पड़ेंगे। डीम्ड टू बी लेट आउट के ऊपर हमें रेंट भरनी पड़ती है, सॉरी हमें टैक्स भरना पड़ता है, एज इफ वी हैव गिवन इट ऑन रेंट। व्हाई दिस इज फॉर, सो एज टू एनकरेज द पीपल, ताकि वो अपने खाली घरों को रेंट पे चढ़ाएं। क्योंकि आप अपने खाली घरों को रेंट पे चढ़ाओगे तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको रहने की जगह नहीं है, दे विल बी गेटिंग द हाउसेस। ओके, तो चलो ये हम लोगों ने उसका बेसिक कंप्लीट किया था। अब मैं तुम लोग को बताती हूँ इसका प्रोफॉर्मा। जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो व्हाट विल बी द प्रोफॉर्मा। सो सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान देना, जो भी मैं तुम लोग को बता रही हूँ ना, सब चीजें न्यू है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले आप इसमें कैलकुलेट करते हो जीएवी। जीएवी इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा हुआ है। पहले आप लिखते हो फेयर रेंट, फिर आप लिखते हो म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखूंगी वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, जीएवी का कैलकुलेशन वर्किंग नोट के हिसाब से, और वर्किंग नोट में हम दिखाते हैं नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। ठीक है, अब मैं वो सब मार्क्स वार्क्स के ऊपर नहीं जा रही हूँ, मतलब प्रॉपरली वर्किंग नोट का डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए, कैलकुलेशन का सी बड़ा होना चाहिए, मैं ये सब नहीं देख रही हूँ। मेन पॉइंट समझो। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपका फेयर रेंट, उसके बाद दिखाते हैं म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, विच एवर इज हायर दैट बिकम्स योर आरएलवी। उसके बाद दिखाते हैं एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर दैट बिकम्स योर जीएवी। नॉर्मल केसेस में, स्टैंडर्ड रेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। सो आप यहाँ से जीएवी कैलकुलेट करते हो, जो भी आपका जीएवी आया आप उसको सेकेंड कॉलम में डालते हो। ओके, उसके बाद इसमें से हमें माइनस करना है लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब ये म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या है, देखो आपको टैक्स भरना है इस इनकम पे। ये जीएवी आपका इनकम है एक्चुअली, जिसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो कुछ टैक्स ऐसा है जो आप ऑलरेडी भर चुके हो। कौन सा टैक्स है, जिसको आप हाउस टैक्स बोलते हो, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स बोलते हो। सो दैट म्यूनिसिपल टैक्स इट इज ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी पेड। तो ये इसमें से हमें माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्स, जिसका अमाउंट आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। जैसे ही आप उसको माइनस करोगे आपको नीचे आंसर मिलेगा, जिसको आप नाम दोगे नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। ओके, म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट दिया रहेगा। खाली एक शर्त होती है म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन करने के टाइम पे, आप यहाँ पे जब लेस लिखते हो म्यूनिसिपल टैक्स, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, प्रॉब्लम में चेक करना है कि इट शुड बी पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर। प्रॉपर्टी का ओनर पे करना चाहिए, टेनेंट नहीं। ओके, नॉट टेनेंट। टेनेंट किसको बोलते हो आप, बारोत्री को। बारोत्री टैक्स पे करेगा तो मुझे यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों, देखो ऐसे कितने सारे ओनर्स हैं जो अपने बारोत्री को परेशान करते हैं। आपको पत्रे बनाने हैं, पत्रों में लीकेज है, आप अपने ओनर को बोलो भाई तेरे जगह में लीकेज है, वो बोलेगा मेरी थोड़ी है, रह तो तू रहा है ना, नहीं तो जगह खाली कर, तू बना पत्रे। पानी की मोटर खराब हो गई, उसको बोलो नया मोटर लेके दे, वो बोलेगा तू बना, तू लेके आ। तो ऐसे कितने सारे आपके ओनर्स हैं जो परेशान करते हैं। एक बेचारा बारोत्री, देखो मजबूरी है भाड़े पे रहना। आई हैव सीन इन उल्लासनगर, उल्लासनगर में तो अब ऐसा हाल है कि 900 बिल्डिंग्स इलीगल है। ठीक है, सील कर दी जा रही हैं, उनको खाली करने के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं बेचारे, जो खाली करेंगे उनको कहीं ना कहीं तो रहने के लिए घर चाहिए, वो रेंट पे लेते हैं। तो जो नीचे वाले घर है, लैंड ओन्ड हाउस, जैसे मेरा लैंड ओन्ड है, आई हैव माई ओन लैंड जिसके ऊपर मेरा घर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सो ऐसे करके जो लैंड ओन हाउस है वो 15,000, 10,000, 9,000, 8,000 ऐसे करके रेंट लेते हैं। और उस रेंट में दे डोंट गिव यू एनी फैसिलिटी। आपको टैंक चाहिए पानी का, पानी भर के रखने के लिए, वो आपको ड्रम देंगे। आप बोलोगे ड्रम मैं किधर रखूं, अपना टैंक लगाओ, अपना खर्चा करो। अब आप जब ठीक है अपना खर्चा करोगे भी 2 साल, 1 साल, 2 साल के बाद जब उठ के जाओगे तो क्या टैंक लेके जाओगे, वो लेके जाने नहीं देगा। आप उसको बोलोगे मुझे कलर करके दे, ही विल से नहीं मैं नहीं करके देगा, तुम अपने खर्चे से करो। साफ सफाई करवा के दे, नहीं मैं नहीं करेगा, क्योंकि आजकल डिमांड है, उनको मालूम है ये नहीं और सही, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं लेने के लिए।
सो जस्ट रिमेम्बर, म्यूनिसिपल टैक्स गवर्नमेंट ने क्या बोला है, इसका डिडक्शन तब मिलेगा जब इट इज पेड बाय ओनर। अब आपके दिमाग में आएगा, पता कैसे चलेगा ओनर पे कर रहा है या टेनेंट पे कर रहा है? ओनर के अकाउंट से पैसा जाना चाहिए। आप बोलोगे उससे लेके दे दिया, अब ये इतना हद तक अगर ऐसा कुछ होगा तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। खाली हमको ये प्रूफ चाहिए, इट शुड बी पेड बाय ओनर। याद रखना, म्यूनिसिपल टैक्स शुड बी पेड बाय ओनर। बहुत सारे थाना वगैरह में ऐसे घर हैं रेंट पे जहाँ पे दीमक लगा हुआ है, दे गो फॉर दैट व्हाट डू यू से, क्लीनिंग ऑफ द हाउस, हाउस का क्लीनिंग करवाते हैं, देन ये करवाते हैं, क्या बोलते हो आप उसको, मस्कीटोज एंड ऑल, पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। पेस्ट कंट्रोल का 4,000-5,000 रुपया खर्चा लगता है, तो वहां पे ओनर्स पे करके देते हैं, क्योंकि वो ओनर का घर था। ठीक है, टेनेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलोगे इसका प्रूफ क्या, ओनर पे कर रहा है टेनेंट नहीं पे कर रहा है? प्रूफ मतलब ज्यादा से ज्यादा अकाउंट चेक किया जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रियलिटी में आपको तो प्रॉब्लम में दिया जाएगा, आप इसके लिए वहां ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बस इतना याद रखो, म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन कब मिलता है? व्हेन इट इज पेड बाय ओनर, नॉट बाय टेनेंट। अगर टेनेंट पे कर रहा है तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख दोगे निल, नो डिडक्शन। लेकिन अगर म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय ओनर क्लियरली दिया हुआ है, या म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड सिर्फ इतना दिया हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि इट इज पेड बाय ओनर एंड यू विल हैव टू डिडक्ट इट। उसके बाद आपको मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से आप माइनस करोगे डिडक्शंस। अब कौन से डिडक्शंस इसमें से माइनस होते हैं, देखो ध्यान देना, डिडक्शंस अंडर चैप्टर, सॉरी, अंडर सेक्शन 24। चलो, डीआईटी में बहुत मजा आता है, तुम लोगों ने मुझे बोला, मुझे भी बहुत मजा आता है। लेट अस ट्राई, लेट अस सी। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ आप लोगों ने सैलरी चैप्टर में डिडक्शंस लिए थे, कौन से सेक्शन में लिए थे? फटाफट चलो चैट पे लिखो आंसर। कौन से सेक्शन में आपको सैलरी के डिडक्शंस मिलते हैं? यस यस, कम ऑन, लेट्स सी। कौन से सेक्शन के अंडर सैलरी के डिडक्शंस मिलते थे? सैलरी के 3 डिडक्शंस थे, याद करो। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस। यस यस, कम ऑन। ओके, चैट देख के नहीं लिख रहे हो हाँ, प्लीज फटाफट। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, और खुद से झूठ मत बोलना। सबसे पहला आंसर कशिश ने दिया है, वेरी गुड। यस, कॉपी करके आंसर दे रहे हो तो फिर कुछ मतलब नहीं है, ये अपने आप के साथ चीटिंग है। सो चलो, सेक्शन 16 आने लगा। ओके गुड। प्लीज सेक्शंस को मुंह पे रट्टा मार के रखो। ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे ना सेक्शंस का, ये आपको सिर्फ इस साल के लिए नहीं, आपके एमकॉम में भी काम आएगा, आपके लाइफ में भी काम आएगा। ओके, अब हम लोग सेक्शन 16 सैलरी का डिडक्शन, सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन। ओके, सेक्शन 24 याद रखना, जो ये आप जीएवी कैलकुलेट करते हो ना, एनुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 23। पर ये 23 हमको याद नहीं रखना है, नो नॉट एट ऑल। सेक्शन 23 आपको याद नहीं रखना है, ये जो सीए के स्टूडेंट्स है, सीए भी ये करते हैं, उनके लिए जरूरी है। सो सेक्शन 23 फॉर एनुअल वैल्यू, और उसके कनेक्शन में सेक्शन 24 फॉर डिडक्शंस। ओके, अब इसके डिडक्शंस क्या हैं? देखो, डिडक्शंस में सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? देखो, जो भी आपने खर्चा किया प्रॉपर्टी के ऊपर, जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा किया, ओनर बोलता है, आप उसको बोलते हो तुझे 10,000 पर मंथ रेंट मिल रहा है, मतलब साल का 1,20,000। वो बोलता है कि इधर यार 20,000 तो पतरा बना के दिया, ठीक है, 10,000 का बाहर गेट बना के दिया, कुत्ते आ रहे थे, ग्राउंड खराब कर रहे थे, उसका गेट बना के दिया, फिर लीकेज थी दीवारों में, उसको कलरिंग वलरिंग करवा के दिया, 5-6,000 उधर गया, मुझे मुश्किल से 50,000 बच गया, पूरे साल का 50,000 बच गया। ऐसे किसका प्रॉब्लम क्या है, किसी का प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। इसके लिए सीधा सीधा फ्लैट रेट ऑफ 30%, 30% of NAV, that is net annual value, is given as your standard deduction. Standard deduction fixed है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दिया जाता है? ताकि आपके जो भी खर्चे हैं, जो भी रोने हैं, ऐसा समझो, ओनर्स हमेशा रोते रहते हैं कि हमको इनकम नहीं है, मेंटेनेंस भरना पड़ रहा है, लोन भरना पड़ रहा है, व्हाट नॉट। इट्स रिलेटेड टू ऑल, ऐसा कोई भी दूध का धुला नहीं है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, आई हैव अ फ्लैट इन लोधा which has been given at rent on 8,000। कोई मुझे बोलता है ना लोधा से 8,000 रुपया रेंट आती है, तो मैं भी रोने लगती हूँ। क्या फायदा रेंट का, 4,000 तो मेंटेनेंस जा रही है, 2,000 मेरा लोन जा रहा है, लोन का ब्याज जा रहा है,
प्रॉपर्टी पैसा अटका के रखा है वो अलग, व्हाट इज द यूज, दिमाग लगाना पड़ता है, कल को बारोत्री क्या तोड़फोड़ कर रहा है उधर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, टेंशन होती है एंड व्हाट नॉट। तो ओनर्स को रोने की आदत होती है, ठीक है। ये एक सिंपल पॉइंट है, नेचर का लॉ है, ऐसा समझो। सो जो भी आप ये खर्चे कर रहे हो, गवर्नमेंट ने क्या बोला, सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन लो 30% ऑफ एनएवी, यानी कि सिर्फ बाकी के 70% इनकम के ऊपर आप टैक्स भरो। 30% आप डिडक्शन ले लो, बाकी 70% के ऊपर आप टैक्स भरो। 30% इज कॉमन फॉर ऑल, उसमें तुम पत्रे बनाओ, तुमको टाइल्स लगा के देनी है, तुमको गेट लगा के देनी है, मेंटेनेंस भरना है, लाइट का बिल भरना है, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, 30% ऑफ एनएवी। उसके बाद नेक्स्ट डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी जो भी आएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू का, दैट विल बी कंसिडर्ड। उसके बाद सेकेंड डिडक्शन जो इसमें आता है, सिर्फ एक ही डिडक्शन आता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। ठीक है, यहीं पे बोरोड फंड्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स फॉर व्हाट पर्पस, फॉर प्रॉपर्टी। आजकल आपको मालूम है लोग प्रॉपर्टी लोन पे लेते हैं, ठीक है। तो वो जो लोन पे आपने प्रॉपर्टी ली हुई है उसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ा, दैट इंटरेस्ट विल हैव टू बी डिडक्टेड। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, आपने घर लिया रेंट पे और घर लिया लोन पे और रेंट पे चढ़ा दिया, तो मुझे जो 8,000 रुपया रेंट मिलेगी उसमें से अगर मैं 3,000 रुपया ब्याज भर रही हूँ, लोन लिया है मैंने और उसका ब्याज 3,000 रुपया भर रही हूँ, तो बाकी के 5,000 के ऊपर मैं टैक्स भरूंगी। और ये डिडक्शन क्यों दिया गया है, जस्ट टू एनकरेज द पीपल कि तुम प्रॉपर्टी लो, भले लोन पे ले लो, भले लोन पे ईएमआई पे ले लो, तो आपको उसके ब्याज का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। अब ये तुम्हारे काम की चीज है, कैसे तुम्हारे काम की चीज है हम लोग देखते हैं। पहले इन दोनों का टोटल, पहले ये मुझे कंप्लीट कर लेने दो। इन दोनों का टोटल, दो डिडक्शंस आपने सीखे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। इन दोनों का टोटल हम लेते हैं आउटर कॉलम में, ऊपर एनएवी में से माइनस करते हैं, और उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया, मैं इस फाइनल आंसर को 5x करके दिखा रही हूँ ताकि आपको फटाफट क्लिक को डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक x निकाल देते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा। दीज आर डिडक्शंस, 2x वाले जो डिडक्शंस हैं, यस, 2x वाले जो डिडक्शंस हैं, इन दोनों को आप प्लस करते हो, आउटर कॉलम में लेके जाते हो, आउटर कॉलम में भी आपको समझो 2x ही मिलता है। लेट अस डिडक्ट दिस, इन दोनों का टोटल 2x। 3x में से जब मैं 2x माइनस करती हूँ मुझे 5x मिल रहा है। ये 5x क्या है, मेरा नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये मेरा फाइनल आंसर आता है, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, सो रिमेंबर हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, पहले आप जीएवी लेते हो। जीएवी कैसे करना है, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे उसका। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, विच एवर इज हायर दैट इज योर आरएलवी। आरएलवी को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ, विच एवर इज हायर दैट बिकम्स योर जीएवी। वो जीएवी आप लेके जाओगे प्रॉब्लम में, इसमें से माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने की शर्त है दैट इट शुड बी पेड बाय ओनर नॉट बाय टेनेंट। माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिला दैट इज योर नेट एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू में से आपको दो डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 24। रिमेंबर ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यहाँ पे हम ज्यादा सेक्शंस में मैं तुम लोगों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ बताने के लिए, ये जो हमारा फर्स्ट डिडक्शन है दैट इज 24(1). ओके, हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ एक आपको बता रही हूँ मैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, दैट इज 24(1). और जो ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स है दैट इज अंडर 24(6). ओके, 24(1), 24(6) ये क्या होता है, सेक्शन 24 का पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। उस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट 24(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर का 6th पार्ट 24(6) इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स के बारे में दिया हुआ है। आपको 24(1), 24(6) याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग ऊपर खाली लिखोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, उसके नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। ये सिर्फ एक पता लगाने के लिए कि 1 और 6, इसका मतलब बीच में 2, 3, 4 भी होंगे, 2, 3, 4, 5 जो पहले के जमाने में थे, अब हमको अप्लाई नहीं करते हैं। समझो आपने कल को लॉ कर लिया या कंसल्टेंसी स्टार्ट कर लिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीच में पहले ऐसे कुछ डिडक्शंस थे।
पुराना कोई केस आ गया तो उस केस में कौन से डिडक्शंस आपको अप्लाई होंगे, तो दैट यू शुड नो। ओके, दैट इज द ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू। 24(1), 24(6) आप इतना याद रखोगे। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, ये दोनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया, दैट इज योर नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस प्रोफॉर्मा में मतलब ये कौन सा प्रोफॉर्मा है, मैं इसको जरा शेड करती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ये है मेन तरीका जिससे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद का तो जो भी है वो सब समझना है, समझाना है, वहां पे देख के समझ के लेना है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो सब चीजें समझने के लिए, बेसिक कंसेप्ट के लिए, फाउंडेशन के लिए जरूरी है। बाकी आपका एक्चुअल प्रॉब्लम ये होता है जो मैंने शेड किया है। कुछ डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि व्हाई आई सेड कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ डाउट है तो पूछ लो। यस, नो मैम, ओके, चलो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। फिर भी जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी तुम लोग जरा चेक कर लेना, वापस एक बार सुन लेना। अगर कुछ डाउट आया, दिमाग में कोई भी बात आई तो प्लीज सुन लेना। सो चलो मैं तुम लोग को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट। ठीक है, वर्किंग नोट जब हम बनाएंगे तब बनाएंगे, देखेंगे। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स आपके काम की चीज है। कैसे, देखो, मान लो टीवाई बीकॉम के बाद आपको एक जॉब मिला। ठीक है, टीवाई बीकॉम के बाद जॉब मिला 50,000 सैलरी का। इम्पॉसिबल है आजकल डायरेक्टली 50,000 सैलरी मिलना, लेकिन आपको पता नहीं किसी का लक क्या है। ठीक है, भगवान करे ऐसा लक हो सबको 50,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी मिले। यू ऑल शुड फ्लरिश लाइक एनीथिंग। ओके, लेट अस अज्यूम 50,000 सैलरी का जॉब मिला, पर मंथ 50,000 रुपया इंटू 12, ये अमाउंट हो गया आपका 6 लाख रुपए। ठीक है, साल का अमाउंट हो गया 6 लाख रुपए। अब हमारा गवर्नमेंट रूल क्या बोलता है, जैसे ही 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा आपने इनकम कमाई, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स भरना पड़ता है। 5 लाख से जितना भी ज्यादा कमाया आपको 20% टैक्स भरना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं चलो 3 कैटेगरी बनाती हूँ। इस 6 लाख को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। एक हो गया आपका 2.5 लाख रुपया, उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख, क्योंकि 5 लाख तक पहला स्लैब है, इसको हम बोलते हैं स्लैब, और उसके बाद तीसरा 1 लाख रुपया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या हो गया, यस। सो मैंने इस 6 लाख के 3 टुकड़े कर दिए, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख। ओके, समझने की कोशिश करना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ टैक्स जो आपको इस बार सिलेबस में नहीं है लेकिन एमकॉम के सिलेबस में है। सो एक जनरल आइडिया के लिए। तो चलो स्टार्टिंग 2.5 लाख के ऊपर तो आपको निल, नो टैक्स। सेकेंड जो 2.5 लाख है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। 10% मतलब 25,000 रुपए। खाली 10% टैक्स नहीं, उसके ऊपर सर्विस टैक्स आता है, ट्री चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, ऐसे सरचार्ज है वो पे करना पड़ता है। पर चलो हम वो सब सरचार्ज भूल जाते हैं। 25,000 रुपए आपको 2.5 लाख के ऊपर 10% पे करना पड़ रहा है। उससे ज्यादा आपको है, मतलब ये 5 लाख का लिमिट हो गया। 5 लाख से ज्यादा आपने कमाया तो आपको 20% पे करना है। सो चलो 5 लाख से ज्यादा मतलब 1 लाख के ऊपर आपको 20%, यानी कि 20,000 रुपए और। ठीक है, इसका मतलब मेरा टोटल कितना हो गया, 45,000। 25 निल, जीरो, प्लस 25,000 प्लस 20,000, टोटल हो गया 45,000। 45,000 मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब इस टैक्स से मैं कैसे बचूं? जो टैक्स है ना वो तो एक्चुअली आपके हाथ में कुछ नहीं आता है ना, पूरा पैसा चला गया गवर्नमेंट के पास, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर मैं 45 रुपीज पे कर रही हूँ तो मुझे उसके रिटर्न में एक पेन पेंसिल जो भी मिलेगा, आई एम एंजॉइंग। लेकिन यहाँ तो मैं 45,000 पे कर रही हूँ, आई एम गेटिंग नथिंग। ठीक है, आई एम गेटिंग नथिंग। आप बोलोगे अरे गवर्नमेंट इतना सब कुछ दे रही है, ठीक है, कितना मानोगे खुद को? देखो लास्ट ईयर का मेरा खुद का टैक्स, पूरे साल का मेरा खुद का टैक्स अराउंड 2.5 लाख रुपया गया है। 2.5 लाख रुपया, वो भी इन्वेस्टमेंट्स एंड उसके बाद। मतलब अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेट करने जाऊँ ना तो 4 लाख रुपए तक मैं टैक्स पे करती हूँ। उस 4 लाख में मुझे क्या मिलता है? आप बोलोगे रोड मिलता है, क्या खड्डे वाला रोड? आप बोलोगे अरे इतना सारा लोगों को कोरोना का फैसिलिटीज दिया गया, व्हाट अबाउट दैट पॉलिटिक्स जो बीच में लोग कमा के खा के गए, उसका क्या? वो भी मेरा ही पैसा था इसका मतलब।
So just understand, I'm not criticizing anything, I'm just making you understand. इस 45,000 को आप बचाना चाहो तो कैसे बचा सकते हो? Purchase a property, best. ठीक है, परचेज अ प्रॉपर्टी, एक 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी ले लो, ओके। उसके बाद एवरी मंथ उसके ऊपर आप ईएमआई पे करो। 50 लाख में से आपको कम से कम 20% पे करना पड़ता है कैश। घर वालों को बोलो यार 10 लाख रुपया मुझे दे दो। लड़की है तो उन्होंने जो दहेज के लिए रखा होगा उनको बोल देने का मुझे दे दो, ओके। लड़का है तो जो बिजनेस के लिए 10 लाख रुपया अगर आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे नहीं आप ये लेक्चर के बाद घर वालों से झगड़ा करो और पता चले मुझे फोन आ जाए कि आपने क्या बोला हमारे बच्चों को, वो सब नहीं होना चाहिए प्लीज। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। 10 लाख रुपीज आपने डाउन पेमेंट किया, बाकी आपके 40 लाख का आपने ले लिया लोन। अब ये लोन का आप पे करोगे ईएमआई, ठीक है। मान लो इसका ईएमआई है 40,000 रुपए, लेट अस अज्यूम। इस 40,000 के ऊपर आपको कुछ ब्याज पे करना पड़ता है, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट जाता है। लेट अस अज्यूम हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है 10,000 रुपए और हमारा ब्याज जा रहा है 30,000 रुपए। डोंट लाफ, डोंट थिंक मोर, इट इज एक्चुअली हैपनिंग। कैपिटल रिडक्शन बहुत कम होता है। लोन में सबसे ज्यादा, ईएमआई में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, ब्याज बहुत ज्यादा चढ़ता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट कट होता है वो बहुत कम कट होता है। तो चलो 30,000 रुपए पर मंथ कटते गए, पर ईयर कटते गए। 30,000 रुपए पर ईयर मतलब महीने का समझो एक 2,500 रुपया, ओके। महीने का 2,500 आपने वो प्रॉपर्टी ली, छोटा सा फ्लैट था 1 BHK 2 BHK का, आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। 8,000 रुपए आपको रेंट मिल रहा है। आपने सोचा 8,000 रेंट मिल रहा है, उसमें से मैं 2,000 रुपया मेंटेनेंस पे करूंगी, आई विल गेट 6,000, ठीक है। तो 6,000 मेरे हाथ में नेट बचेगा। इस 6,000 में से मैं ईएमआई पे करूंगी, से ईएमआई का इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, 2,500 रुपया मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, बाकी रह गया मुझे 3,500 रुपया फायदा। इस 3,500 पर मंथ कमाने के लिए तुम लोगों ने ये पूरी मगजमारी की प्रॉपर्टी लेने की, ओके। फायदा क्या हुआ? एक तो बेचारे बेघर को घर मिल गया, आपने रेंट पे घर दिया, उसको घर मिल गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, 8,000 रुपए आपको रेंट वो दे रहा है, आपको घर मिल गया। सेकेंड थिंग ये फायदा हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी बन गई। आगे जाके लाइफ में ये ईएमआई आप तब तक पे करोगे जब तक आपके हाथ में, यस प्रथमेश आई एम कमिंग टू यू, डोंट वरी। ये ईएमआई आप तब तक पे करोगे जब तक आपको लाइफ में इनकम है। जिस दिन आपकी इनकम खत्म हो गई, मान लो आप बूढ़े हो गए, आगे जाके जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो होगी ना। आपने ईएमआई पे कर दिया, प्रॉपर्टी आपकी हो गई, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है, आप उसको बेच के अपना खर्चा निकाल सकते हो। मतलब आप गवर्नमेंट के ऊपर टेंशन नहीं रहोगे, किसी के ऊपर बोझा नहीं बनोगे। सो ये दो फायदे हैं प्रॉपर्टी लेने के। प्रॉपर्टी शुड बी ऑलवेज टेकन ऑन लोन। पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लेना प्लीज, सुदर्शन, टेक केयर। हाँ ठीक है, गलती से हो गया हाथ ऊपर, ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे ही आप जॉब पे लगोगे, जल्दबाजी में बहुत बड़ा डिसीजन मत ले लेना। बहुत बार टीवाई के बाद जॉब ही 15,000 का मिलता है, हम फिर 10,000 ईएमआई का लोन पे घर लेते हैं, बाद में आगे जाके आपको ये 10,000 भरना भी भारी पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका जॉब सिक्योर्ड है, 15 साल तक लोन चलता है, तो वो सब चीजें सोच के आपको डिसीजन लेना है। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो लोन पे तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स बच जाएगा आपका। तो टैक्स बच गया तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि टैक्स से तो हमको कोई ठोस फायदा नहीं होता है। फायदा होता है, गवर्नमेंट खर्चा करती है, रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके देती है, लेकिन बीच में जो पॉलिटिक्स है, बीच में जो लोग खा जाते हैं, वो नुकसान नहीं होगा, आपको पर्सनल फायदा होगा इसमें। यू टेक अ प्रॉपर्टी ऑन हाउसिंग लोन, यू कैन यूज दैट प्रॉपर्टी। सामने वाले को आपने घर दे दिया रेंट पे, उसके लिए फायदा, उसको रहने की जगह मिल जाएगी, छत मिल जाएगी और आपको इनकम मिलेगी, टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट टाइम, यस, एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट टाइम आपको ये प्रॉपर्टी आपके हाथ में रहेगी, एक आपका सपोर्ट रहेगा, यू विल नॉट बिकम बर्डन ऑन एनीबॉडी। सो दिस इज द रीजन वी परचेज प्रॉपर्टीज ऑन हाउसिंग लोन। लोन लेके हम प्रॉपर्टी इसके लिए लेते हैं क्योंकि एक बहाना है। एक, अगर मेरा लोन है फॉर एग्जांपल, जो मैंने फ्लैट लिया हुआ है, मुझे क्या जरूरत है फ्लैट की, आई एम हैविंग अ वेरी गुड हाउस, लेकिन उसी बहाने मेरी सेविंग होती है। मुझे मालूम है हर महीने 30,000 रुपया मुझे ईएमआई भरना है, तो मैं जो भी सैलरी मिलती है उसमें से इस महीने का 30,000 और नेक्स्ट मंथ का 30,000 रेडी रखती हूँ। लॉकडाउन में सैलरी लेट मिली, 30,000 तो मुझे भरना ही पड़ा ना। आप बोलोगे ईएमआई माफ किया गया था, कोई माफ नहीं किया गया था। जिन्होंने रिक्वेस्ट किया उनको माफ किया, मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया।
क्योंकि आज मैं ईएमआई नहीं भरूंगी तो कल मुझे ब्याज भरना पड़ेगा। दैट वाज अ फैक्ट। सो मेरा ईएमआई लॉकडाउन के टाइम पे भी चला बिकॉज आई हैव सेव्ड दैट मनी कंपल्सरीली। मुझे मालूम है 3-4 महीने का ईएमआई मेरा रेडी होना ही चाहिए। कॉन्टिजेंसी के टाइम पे मान लो कल को मुझे कुछ हो जाता है तो घर वाले लोन इमीडिएटली तो नहीं रीपे करने जाएंगे या एडजस्टमेंट करेंगे, पहले तो मेरा 12वीं करेंगे, जो भी मेरे रिचुअल्स हैं वो सब कंप्लीट करेंगे, थोड़ा उठेंगे दुख में से, उसके बाद डिसीजन लेंगे, तब तक वो ईएमआई का क्या। सो दैट शुड बी सेव्ड इन योर अकाउंट। सेविंग कंपलसरी सेविंग हो जाती है, एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी बन जाता है। थर्ड इज वो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उस बेचारे का भी काम हो रहा है, उसको घर मिल गया। सो दिस इज द रीजन गवर्नमेंट हैज गिवन यू दिस डिडक्शन ऑन बोरोड फंड्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर ही नहीं, इतना सोच के चलो कि जैसे ही किसी जॉब में जाओ एक छोटा मोटा फ्लैट अपने लिए जरूर ले लेना। आपके लिए भी फायदा है प्लस सोसाइटी के लिए भी फायदा है, उसका टैक्स भी बचेगी। ओके, सो चलो दिस वाज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मेन हमारा ये जो शेड किया है ना मैंने, हमको यही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ आपको थोड़ा इतना बताऊंगी कि एसओपी और डीएलओपी का हम लोग कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। One lecture more for explanation and then we will directly start with the problems. चलो, take care. I don't think you have any doubt. Still 1 मिनट ही बाकी है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ग्रुप पे भेज सकते हो। चलो, take care.